गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी थर्ड ईयर ज्योग्राफी हमने बात की थी, हिमालय पर्वत हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान। पहले तो मैं थोड़ा सा इसकी स्थिति के बारे में आपको बता देती हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारा हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है उसके आगे का जो भाग है जहाँ हिमालय से निकलने वाली नदियाँ प्रवाहित होती हैं और इधर प्रायद्वीप वाली नदियाँ जहाँ प्रवाहित होती हैं उस क्षेत्र को हम क्या कह सकते हैं? उत्तर भारत का विशाल मैदान, या गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी हम इसको कह सकते हैं। उत्तर भारत का विशाल मैदान हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यह भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। देखिए क्या होता है। हिमालय पर्वत तथा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली जितनी भी नदियाँ अपने साथ अवसाद का जमा करती हैं वो कौन से मैदान में करती हैं? उत्तर भारत के विशाल मैदान में। यह भारत के उत्तर में स्थित है, इसलिए नाम क्या पड़ा? उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं कि इतने क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। लंबाई की बात करें 3200 किलोमीटर लंबाई में फैला है तथा इसकी चौड़ाई की बात करें तो 150 से 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जिस प्रकार से हिमालय पर्वत का जो पूर्वी भाग है वो संकरा है, उसी प्रकार से उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है जो उसका पूर्वी भाग है वह संकरा है। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ जाते हैं उत्तर भारत के विशाल मैदान की चौड़ाई बढ़ती जाती है। यहाँ आपने देखा होगा कि इलाहाबाद के पास 280 किलोमीटर, उसके बाद धुबरी वगैरह है वहाँ पर 160 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम पश्चिमी की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई 400 साढ़े 400 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इस मैदानी भाग में नदियों द्वारा तल छट का निक्षेप किया जाता है। नदियाँ अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और उसको जमा करना क्या कहलाता है? निक्षेपण। उसको जमा करना क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पर जो तलछट है या अवसाद है उसकी मोटी परतें पाई जाती हैं। मोटी परत पाई जाती है कि नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ मिट्टी, बजरी, कंकर, पत्थर लेके आती हैं तो वो हर साल अब ये परत बिछा देती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जो तलछट है या अवसाद है उसकी मोटी परत पाई जाती है। ऐसा मानना है कि इसकी मोटाई 2000 मीटर तक पाई जाती है। इसकी जो मोटाई है वह 2000 मीटर तक पाई जाती है क्योंकि नदियाँ भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद को लेके आती हैं और परत दर परत इस पर बिछ जाती है। और अवसाद की जो मोटाई है वो कितने मीटर तक पाई जाती है? 2000 मीटर तक पाई जाती है। एक बार वापस से बता देते हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान की हम बात कर रहे हैं। हिमालय से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं, प्रायद्वीपीय भारत से जितनी भी नदियाँ निकलती हैं अपने साथ अवसाद का निक्षेपण करती हैं और गंगा, सिंध, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर बहती हैं, जिसके कारण इसको गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। भारत के उत्तर में इसकी स्थिति है जिसके कारण इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। विश्व के सबसे बड़े उपजाऊ मैदानों में से एक है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है वह काफ़ी उपजाऊ होती है और साल में या वर्ष में 3 या 4 फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। अवसाद का निक्षेपण किया जाता है, नदियों के द्वारा भारी मात्रा में अवसाद लाया जाता है जिसके कारण यहाँ पर मोटी परत पाई जाती है और उसकी मोटाई हमने बताई 2000 मीटर तक।
क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर, लंबाई 3200 किलोमीटर और चौड़ाई में अंतर पाया जाता है। कहीं पर इसकी चौड़ाई 150 तो कहीं पर 300 से अधिक पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि पूर्वी भाग में यह मैदान संकरा है, जबकि पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक पाई जाती है। जैसे ही बांग्लादेश वाले भाग की बात करें, उसके पास में इसकी चौड़ाई कम पाई जाती है, 60 से 70 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि पश्चिमी भाग की अगर हम बात करें वहाँ 400 से अधिक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। 400 किलोमीटर से अधिक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। आगे हम बात करेंगे कि उच्चावच की दृष्टि से या संरचनात्मक रूप से इस मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है। एक 185 मीटर ऊंचाई पाई जाती है इस मैदान की। बात आती है उच्चावच की दृष्टि से। उच्चावच की दृष्टि से इस मैदान को निम्न भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है भाबर प्रदेश। इससे पहले एक बात और बताती हूँ। आपने देखा होगा कि ये हमारा हिमालय पर्वत है, यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं, नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है, मोटे मोटे कंकड़ पत्थर, उसके बाद और छोटे पत्थर, और जैसे जैसे वह इससे दूर जाती जाएगी कणों का आकार कैसा होता जाएगा और छोटा होता जाएगा। तो ये वाला जो भाग होता है ये कहते हैं इसको भाबर, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं। उसके बाद ये छोटे साइज़ के आ जाते हैं। उसके बाद तराई वाला क्षेत्र आता है। यहाँ नदियाँ लुप्त होंगी, नदियाँ वापस इस तराई वाले क्षेत्र में धरातल पर प्रकट हो जाती हैं। और उसके बाद 2 प्रकार के भाग पाए जाएंगे। ये तो है बांगर और ये है खादर। कि सबसे पहले जो मोटे बड़े बड़े पत्थर हैं अवसाद के रूप में वो पाई जाएंगे। उसके बाद बारीक ये तराई वाला क्षेत्र होता है। इस भाग में बड़ी बड़ी नदियाँ भी लुप्त हो जाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े कंकर पत्थर पाए जाते हैं, इसलिए जो नदी होती है वहाँ पर अदृश्य हो जाती है। और इस तराई वाले क्षेत्र में वह नदी पुनः प्रकट होती है। इसके आगे नदी, ये आगे वाला जो नदी का भाग है, इस भाग पर नदी फैलकर बहती है और नदी की कोई दिशा नहीं होती है, प्रतिवर्ष नई मिट्टी लेके आती है, उसको तो हम कहते हैं खादर। लेकिन इस वाले भाग को बोलते हैं बांगर, कि पुरानी जो मिट्टी है उसके यहाँ पर पुरानी मिट्टी हमें यहाँ पर पाई जाती है। बात करें इसकी, 8 से 10 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है और 15 से 30 किलोमीटर तक इस तराई वाले क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। अब बात करेंगे हम सबसे पहले भाबर प्रदेश की। आपने देखा होगा कि जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है, सबसे पहले मोटे पत्थर आएंगे, उसके बाद और बारीक और बारीक और बारीक। आप जब घर बनाते हो बजरी आती है, आपने देखो उसमें गोल गोल बड़े अच्छे सुंदर पत्थर पाए जाते हैं। वो उसका रीज़न वही होता है, पहाड़ों से पत्थर कट कट के आते हैं, पानी और बजरी या छोटे कंकर पत्थरों के साथ वो लुढ़कते लुढ़कते कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर पत्थर पाए जाते हैं। तो भाबर वाले प्रदेश में जो अवसाद है वह बड़े बड़े पत्थरों के रूप में पाया जाता है। बात करते हैं भाबर प्रदेश की। भाबर प्रदेश अपनी हिमालय का नीचे वाला जो भाग था, क्या बोलते हैं, शिवालिक। वहाँ से आगे कौन सा उत्तर भारत का मैदान प्रारंभ होता है, विशाल मैदान। इस मैदान में सबसे पहले कौन सा आएगा, भाबर। कौन सा प्रदेश आएगा, भाबर प्रदेश। तो ये कह रहे हैं कि यह जो प्रदेश है शिवालिक के गिरिपद से लेकर, गिरिपद होते हैं पांव से लेकर, शिवालिक के गिरिपद से लेकर सिंधु या तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। तीस्ता नदी तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसको जलोढ़ पंख की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि इसके साथ क्या आती है, जलोढ़ आती है और वो पंख के रूप में जगह जगह जमा हो जाती है। आगे बात करें, इसकी जो चौड़ाई है
8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इस क्षेत्र में नदियाँ भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, बड़े बड़े पत्थर लेके आती हैं और उनको गिरिपद होते हैं इस शिवालिक के पांव, मतलब जहाँ से हिमालय ख़त्म हो जाएगा और हिमालय जैसे ही ख़त्म हो जाएगा मैदान आ जाते हैं, और मैदान आ जाते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, गिरिपद, कि जो शिवालिक है उसके पांव वहाँ से प्रारंभ होता है और तीस्ता नदी तक इसका विस्तार है। चौड़ाई की बात करें 8 से 16 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। इस क्षेत्र में नदियाँ भारी मात्रा में अपने साथ अवसाद लेके आती हैं और उसका क्या कर देती हैं, निक्षेपण कर देती हैं, और इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। नदियाँ क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। बड़ी बड़ी नदियाँ हैं, बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं, तो जल लुप्त हो जाती हैं, जल ऊपर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो कंकड़ पत्थर हैं वो किस प्रकार के हैं, बड़े बड़े हैं, तो इसलिए इस क्षेत्र में नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। यह इस क्षेत्र में कंकर पत्थर बजरी आदि लाकर जमा कर देती हैं और यहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। छोटी छोटी जो नदियाँ होती हैं वो भी भूमिगत हो जाती हैं। केवल जो बड़ी नदी है उसका जल ही हमें धरातल पर बहता हुआ नजर आता है। जितनी भी छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो सब क्या हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। अगर जल की मात्रा अत्यधिक आती है तो वो जल हमें ऊपर बहता हुआ दिखाई देता है। लेकिन यह प्रदेश कृषि के अनुसार नहीं है, क्योंकि पत्थरों का जो आकार है काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में खेती नहीं की जाती। सेकंड आता है भाबर के बाद हमारा तराई प्रदेश। सेकंड है तराई। ये जो भाबर प्रदेश है इसके दक्षिण में कौन सा पाया जाएगा, तराई। इन्होंने कहा जो नदियाँ लुप्त हो जाती हैं वो नदियाँ कहाँ पर प्रकट होंगी, इस तराई वाले क्षेत्र में वो नदियाँ पुनः प्रकट होती हैं। 15 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तराई की चौड़ाई कितनी है, 15 से 30 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई पाई जाती है, और धरातल पर बहने वाली नदी यहाँ पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। जो भाबर प्रदेश में जो नदियाँ लुप्त हो गई थी, इस क्षेत्र में नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं तथा धरातल पर हमें बहता हुआ पानी दिखाई देता है। आगे बात करते हैं, निम्न समतल मैदान है और जो नदियाँ हैं उनका जल फैल कर बहता है, इसलिए फैलेगा तो क्या पाए जाएंगे, दलदल पाए जाते हैं। जो पानी है एक दिशा में नहीं बहता, फैल कर बहता है, इसलिए क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर दलदल पाए जाते हैं। और इसको साफ करके कुछ भाग को खेती की जाती है, खेती की जाती है। गन्ना तथा चावल की खेती यहाँ पर की जाती है। इस क्षेत्र को साफ करके हम क्या कर लेते हैं, इसको, क्योंकि इसमें कंकड़ पत्थर आते हैं उनको हटा दिया जाता है और इसको खेती के अंतर्गत हम ले आते हैं। तराई के बाद हम बात करते हैं कांप प्रदेश की। इस कांप प्रदेश के दो भाग हैं, फर्स्ट है बांगर और दूसरा है खादर। देखिए क्या होता है कांप प्रदेश, ये सारे इसी क्रम में मिलेंगे आपको। फर्स्ट भामर मिलेगा, दूसरा तराई मिलेगा, तीसरा कांप प्रदेश मिलेगा। इसमें क्या होता है, यह विशाल कांप जिसको बोलते हैं जलोढ़, क्या बोलते हैं, जलोढ़। रेत की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और मिट्टी कैसी पाई जाती है, सख्त और चिकनी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, सख्त और चिकनी। इसमें क्या होता है, इस प्रदेश को हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। बांगर वाला क्षेत्र वो होता है जहाँ नदियों का जल प्रतिवर्ष नहीं पहुँचता है। कह सकते हैं कि कोई समय था जब यहाँ पर नदियों का जल पहुँचता था, वर्तमान समय में यहाँ पर नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेपण नहीं होता है। कंकरीली मिट्टी पाई जाती है, कंकड़ पाए जाते हैं, कैल्शियम के कंकड़ पाए जाते हैं, और इस क्षेत्र को साफ करके खेती के योग्य बनाया जाता है।
सेकंड है खादर। खादर देखिए, नदियाँ प्रतिवर्ष अपने साथ जो अवसाद लेके आती हैं, नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती हैं। नवीन जलोढ़ मृदा का निक्षेप करती हैं। कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ प्रतिवर्ष अवसाद का जमा करती हैं, नई मिट्टी का जमाव करती हैं, कौन सा प्रदेश है? खादर प्रदेश है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मिट्टी किस प्रकार की है? उपयोगी मिट्टी है। यह वाला क्षेत्र जबकि खेती के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होता है, और इस क्षेत्र में क्या की जाती है? खेती की जाती है। दोनों में एक अंतर ये भी है कि यहाँ उपजाऊ नहीं होता है, क्योंकि प्रतिवर्ष जब नदियों द्वारा लाई गई अवसाद नहीं पहुँचेगी, उपजाऊपन नहीं पहुँचेगा, तो यह खेती के अकॉर्डिंग या खेती इस पे करने लायक भूमि नहीं पाई जाती है। जबकि बांगर और खादर में एक विशेष अंतर ये पाया जाता है कि जो खादर है इसमें प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव किया जाता है, जो मिट्टी उपजाऊ होती है, और यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। आपने देखा होगा कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, इसमें देश की 45% जनसंख्या पाई जाती है, और जनसंख्या जो घनत्व है वो भी अधिक पाया जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक जनसंख्या कौन से प्रदेश में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उसका रीजन क्या है? गंगा नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र है, समतल मैदानी क्षेत्र है, परिवहन के साधन उपलब्ध हैं, इसलिए यहाँ पर जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। जो मिट्टी है वो किस प्रकार की है? खादर प्रकार की है। तो विभिन्न प्रकार की फसलों का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, जो खादर होता है यह भूमिगत जल का उत्तम संग्रह होता है, संग्रहक होता है। कह सकते हैं कि यहाँ पर जो जल का स्तर है वह ऊंचा पाया जाता है। एक बात और बता देती हैं, जिस क्षेत्र में नदियाँ प्रवाहित होती हैं वहाँ जल, जो भूमिगत जल है, अधिक गहराई पर नहीं पाया जाता है। उसका रीज़न यही रहता है कि नदी प्रवाहित होने से उसका प्रतिवर्ष उसको नया जल मिलता रहता है, जिसके कारण भूमिगत जल अधिक गहराई पर नहीं पाया जाता है। आगे बात करते हैं रेह। रेह या कल्लर। देखिए इसमें क्या होता है, जो बांगर या बांगड़े की बात है, आप दोनों को अलग मत समझिए। जो बांगड़ वाले क्षेत्र हैं उसमें सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। कौन सी सुविधाएं करवा लेते हैं हम? सिंचाई सुविधाएं। और उन सिंचाई सुविधाएं जब उपलब्ध करा लेते हैं तो मिट्टी के जो ऊपरी परत है उस पर नमकीन परत पाई जाती है। उस नमकीन परत को हम क्या कहते हैं? रेह या कल्लर। कि बांगड़ वाले जो क्षेत्र हैं वहाँ पर सिंचाई सुविधाओं का विस्तार कर लिया जाता है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार होने से वहाँ पर भूमि के ऊपर एक नमकीन परत पाई जाती है। भूमि के ऊपर एक नमकीन परत पाई जाती है। उस नमकीन परत को हम क्या कहते हैं? रेह या कल्लर उसको कहा जाता है। आपने इंदिरा गांधी नहर वाला क्षेत्र देखा होगा, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ऐसी समस्या वहाँ भी पाई जाती है जहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पर जो हनुमानगढ़ और गंगानगर है वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्या पाई जाती है कि मिट्टी में जो नमक होता है वो नहरों द्वारा सिंचाई करने से ऊपर आ जाता है। जैसे ही पानी सूखता है तो मिट्टी के ऊपर एक नमकीन परत दिखाई देती है, उसको हम क्या कहेंगे? रेह या कल्लर। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा के जो शुष्क प्रदेश हैं उसमें इस प्रकार की समस्याएं पाई जाती हैं। जो रेह और कल्लर है, इस प्रकार की समस्याएं हरियाणा के जो शुष्क प्रदेश है जिनमें खेती सिंचाई के माध्यम से की जाती है, वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर पर हमारा भुड़। भुड़ भुड़ देखिए क्या होता है। ये हमारी मिट्टी है। मिट्टी की ऊपरी परत क्या हो गई? आवरण जो हट गया। नीचे कैसी निकलेगी? कंकरीली। नीचे किस प्रकार की निकली? पत्थर निकला है, कंकर निकला है। कि मिट्टी की जब ऊपरी परत नष्ट हो जाती है, ऊपरी परत या ऊपरी आवरण हट जाता है, तो नीचे कैसी निकल आती है? कंकर पत्थर या कंकरीली मिट्टी निकल आती है। और कंकरीली जो मिट्टी होती है उच्च भूमि के रूप में पाई जाती है।
और बालू के ढेर पाए जाते हैं। इसके साथ बालू के ढेर पाए जाते हैं जो प्राचीन काल में जल के बहाव के कारण बन गए थे। गंगा तथा रामगंगा जो नदियां हैं उसमें भूड़ का जमाव पाया जाता है। एक गंगा नदी है, दूसरी रामगंगा नदी है। इन नदियों में, या कह सकते हैं गंगा और रामगंगा नदियों के बहाव क्षेत्र में ये भूड़ पाए जाते हैं। होता क्या है कि ऊपरी परत नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि नदी जब आती है अपने साथ अवसाद लेके आती है, बालू मिट्टी कंकड़ पत्थर सब लेके आती है, लेकिन जैसे जैसे ये दूरी बढ़ती जाती है जो मिट्टी जो अवसाद है हमारा उसकी मात्रा भी कैसी होती जाती है, पहले उसका आकार कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है। यहाँ पर जब आते हैं तो बालू के ढेर के रूप में वह निर्मित हो जाती है और जब उसकी ऊपरी परत नष्ट हो जाती है तो वह किस प्रकार की पाई जाती है, नीचे कंकड़ पत्थर के रूप में पाई जाती है और बालू के जगह जगह ढेर पाए जाते हैं जमाव के कारण। ऊपरी परत नष्ट होने से गंगा तथा रामगंगा जो नदियां हैं उसके बहाव क्षेत्र में इस प्रकार के जमाव देखने को मिलते हैं। उनको क्या किस नाम से जानते हैं हम, उनको भूड़ कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे इसमें 6 नंबर पे बात करेंगे। एक होते हैं शंकु। क्या होते हैं? शंकु। इन्होंने कहा कि इस विशाल मैदान में नदियों के निक्षेपण से किसका निर्माण होता है? शंकु का। जलोढ़ पंख या जलोढ़ शंकु का निर्माण होता है। और हिमालय की जो घाघरा नदी है, घाघरा नदी, इस नदी को छोड़कर जितनी भी नदियां हैं वो इस शंकु का निर्माण करती हैं। हिमालय की जो एक नदी है घाघरा नदी, या कह सकते हैं गंगा की सहायक नदी है, यह नदी जलोढ़ शंकु का निर्माण नहीं करती है और इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो इस शंकु का निर्माण करती है। निक्षेपण क्रिया का देखिए अर्थ क्या होता है। जब नदी अपने साथ अवसाद लेके आती है तो जैसे ही उसकी गति कम होती है या मिट्टी में जल की कमी होती है तो क्या होगा, जितना भी अवसाद वह अपने साथ लेके आती है उसको उसी स्थान पर निक्षेपित कर देती है, छोड़ देती है। उसको हम क्या कहेंगे? निक्षेपण क्रिया। किसी भी वस्तु को छोड़ देना, निक्षेपण कर देना, छोड़ दिया। जब जल और मिट्टी दोनों एक साथ आ रहे हैं लेकिन जब जल की कमी हो जाएगी, उसमें गति नहीं रहेगी, जल कम हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, उस जो अवसाद है उसको जल छोड़ देता है और वह वहीं पर जमा हो जाता है, तो वह शंकु के रूप में जमा हो जाता है। इसलिए उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु। अब जलोढ़ मिट्टी आती है इसलिए शंकु भी किस प्रकार के बनते हैं? जलोढ़ शंकु। और इसमें लास्ट है हमारा डेल्टा। डेल्टा ऐसे होता है, इसका साइन है ये। सबसे पहले डेल्टा जो शब्द था उसका हेरोडोटस ने प्रयोग किया था, नील नदी के संदर्भ में उसका उपयोग किया था। देखिए प्रत्येक नदी जब समुद्र में गिरती है उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है, क्योंकि उस समय नदी की जो गति होती है अत्यधिक कम हो जाती है और निक्षेपण करती है और वह सागर में समा जाती है। जैसे ही वह सागर में समा जाती है विभिन्न धाराओं के रूप में समुद्र तक पहुंचती है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैलकर समुद्र तक पहुंचती है, क्योंकि एक धारा के रूप में नहीं होती बल्कि वह समतल क्षेत्र में बहती है, दलदल का निर्माण करती है और लास्ट में डेल्टा का निर्माण करती है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी जब नदी है, इसमें भी आपने देखना आगे आप प्रतिरूप पढ़ेंगे कि कौन किस प्रकार के प्रतिरूप बनाती है। अब जैसे ये वाला है पंजाकार, आयताकार, इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं कि अलग अलग नदियाँ अलग अलग प्रकार का प्रतिरूप बनाती है। तो बात करी हमने यहाँ डेल्टा की कि गंगा का जो डेल्टा है राजमहल की पहाड़ियों से सुंदर वन के किनारे तक 480 किलोमीटर की लंबाई में, सुंदरवन तक 480 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इसकी चौड़ाई भी यहाँ अधिक पाई जाती है क्योंकि नदी दलदल या कह सकते हैं कि समतल होने के कारण फैलकर यहाँ डेल्टा का निर्माण करती है।
सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है और इसका नाम सुंदरवन इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है। उस वृक्ष के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरवन का डेल्टा। पूरा दलदली क्षेत्र पाया जाता है। जब नदी समुद्र में गिरती है तो बिल्कुल समतल हो जाती है, उसकी गति बिल्कुल कम हो जाती है और विभिन्न धाराओं के रूप में वह समुद्र में गिरती है। जितना भी अवसाद होती जाती है धीरे 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 उसका निक्षेपण करना प्रारंभ कर देती है। जो डेल्टा है, हमारे यहाँ दो नदियाँ हैं, एक है गंगा और दूसरी है गंगा हिमालय वाली उत्तर भारत की, और दूसरी आपने ब्रह्मपुत्र नाम सुना होगा जो हमारे पूर्व में नदी बहती है। यह जो नदी डेल्टा का निर्माण करती है तो इसमें अवसाद की मात्रा अधिक पाई जाती है तथा उसकी गहराई भी अधिक पाई जाती है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें अवसाद और गहराई दोनों ही क्या पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों से बहकर गुजरती है उस वजह से अवसाद की मात्रा क्या पाई जाती है, कम पाई जाती है और इसकी गहराई भी क्या है, कम पाई जाती है। जबकि जो गंगा है, मैंने आपको बताया था कि जो उत्तर भारत के मैदान में जब यह प्रवाहित होती है तो 2000 मीटर तक इसकी क्या पाई जाती है, अवसाद की गहराई पाई जाती है। तो जो गंगा नदी है जब यह डेल्टा का निर्माण करती है तो इसमें अवसाद और इसकी गहराई दोनों ही क्या पाए जाते हैं, अधिक पाए जाते हैं। कह सकते हैं कि अवसाद भी अधिक लेके आती है अपने साथ और उसकी गहराई भी अधिक पाई जाती है। अवसाद अधिक होगा तो गहराई भी उसकी अधिक पाई जाती है, जबकि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह अवसाद की मात्रा कम लाती है तथा उसकी गहराई भी कम पाई जाती है। ये हमने बात की थी उच्चावच की दृष्टि से। उत्तर भारत के विशाल मैदान की सबसे पहले भामर प्रदेश, तराई प्रदेश, कांप प्रदेश, जलोढ़ प्रदेश भी कह सकते हैं, इसको हमने दो भागों में विभाजित किया है। एक है बांगर या बांगड़ और दूसरा है हमारा खादर, उत्तम संग्रह होता है जल का। उसके बाद रेह या कलर की हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में इस प्रकार की समस्या पाई जाती है। और उसके बाद है हमारा भूड़ और उसके बाद था शंकु और लास्ट था हमारा डेल्टा की नदी। इन सभी अवस्थाओं से गुजरती है। जैसे जैसे उसका जल आगे बढ़ता जाता है अलग अलग क्षेत्रों में उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे, ये तो उत्तर भारत के विशाल मैदान की हमने बात की थी, किसके अनुसार, उच्चावच के अनुसार। अब हम उसके प्रादेशिक विभाजन का वर्णन करेंगे। प्रादेशिक विभाजन कि प्रदेश के अनुसार उसका विभाजन। 4 पार्ट हैं इसके। फर्स्ट है राजस्थान का मैदान, राजस्थान का मैदान। सेकंड है सतलज का मैदान। थर्ड है गंगा का मैदान और इसमें फोर्थ लास्ट है हमारा ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान। कल हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में। और आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी समस्या है आप कमेंट करें, शेयर करें और हमें मैसेज करें ताकि हम उसके अनुसार जो भी है आपकी समस्या उसका हम समाधान कर सकें। धन्यवाद।